हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे और आज का यह जो लेक्चर होगा यह भारत में उपस्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न संस्थानों, उनके कार्यों तथा विभिन्न उनकी उपलब्धियों की बात करेगा और उसके बाद हम विभिन्न प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों की भी बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो साइंस की बात करते हैं। तो जो साइंस शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जानना होता है। अर्थात किसी भी विषय के संदर्भ में प्रायोगिक विश्लेषणों के फलस्वरूप प्राप्त क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। आगे देखें टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो टेक्नोलॉजी को साइंस इन एक्शन कहा जा सकता है। मतलब जब हम विज्ञान का जीवन की जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं तो वही टेक्नोलॉजी है। तो विज्ञान जो है कुछ नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है जिन्हें वैज्ञानिक प्रतिपादित करते हैं, लेकिन इन नियमों और सिद्धांतों को जब कुछ अनुप्रयोगों में लाया जाता है तो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। अब पूरे विश्व में भारतीय विज्ञान की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह लगभग 3000 ईसा पूर्व की है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। उसके बाद वैदिक काल में भी विज्ञान के सैद्धांतिक पहलुओं की जानकारी और उनके प्रयोग के नए युग की शुरुआत होती है। इस समय के प्रसिद्ध ग्रंथ शुल्ब सूत्र में हमें यज्ञशालाओं, हवन कुंडों की ज्यामितीय आकृतियों का सचित्र वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में गणित, ज्योतिष, रसायन, खगोल, चिकित्सा और धातु आदि क्षेत्रों में विज्ञान में खूब उन्नति हुई थी। इस काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बौधायन, चरक, सुश्रुत और कनाड से लेकर नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक देखने मिलते हैं। अब आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान और गणित हमें आर्यभट्टियम ग्रंथ में देखने मिलता है, जिसमें 121 श्लोक हैं। वराहमिहिर के खगोल शास्त्री संबंधी प्रसिद्ध रचना वृहद संहिता है, जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसमें भूगर्भ विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और जल विज्ञान के बारे में भी जानकारी है। वराहमिहिर के ज्योतिष ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग या अयनांश का मान 50.32 सेकेंड के बराबर बताया गया है। वराहमिहिर ने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को और आर्यभट्ट की ज्या सारणी को और अधिक परिशुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। इसके बाद बौधायन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणितज्ञ हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी। इन्होंने पाइथागोरस से भी पहले समकोण त्रिभुज का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे ब्रह्मगुप्त प्राचीन काल के एक प्रसिद्ध ज्योतिष और गणितज्ञ हैं। ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ है बृहस्फुट सिद्धांत, जिसमें शून्य का प्रयोग एक अलग अंक के रूप में किया गया है और इसमें ऋणात्मक अंकों से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं चरक, जिन्हें प्राचीन भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने शरीर के वात, पित्त, कफ जैसे त्रिदोष को बताया था। इनका प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता है। आगे पंडित सुश्रुत, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। इसमें 121 उपकरणों का वर्णन है। उन्होंने अस्थियों को जोड़ने और आंखों के मोतियाबिंद आदि के ऑपरेशन का तरीका बताया है। इन्होंने नाड़ियों के द्वारा शल्य क्रिया या न्यूरो सर्जरी का भी उल्लेख किया है। इन्हीं की क्रियाओं को आज प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञों द्वारा अपनाया गया है। अब आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वैज्ञानिक कनाद के द्वारा 6 भारतीय दर्शनों में से एक वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया। कनाद ने ही कहा था कि पूरा विश्व परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु की अवधारणा कनाद ने डाल्टन के 2500 वर्ष पहले ही दे दी थी। अब आगे 10वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक नागार्जुन हैं, जिनके परीक्षण धातुओं को सोने में बदलने पर आधारित थे। ये परीक्षण पश्चिमी दुनिया के कीमिस्ट भी करते थे। इसी तकनीक पर आज नकली सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। अब भारत का धातु विज्ञान हमें मेहरौली के लौह स्तंभ को ही देखकर पता लगता है, जो इतने सालों से खुले आसमान के नीचे है और उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये था प्राचीन काल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करें मध्यकालीन भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो मध्यकाल में साइंस ने ना प्रगति करके कला ने अधिक प्रगति की थी। फिर भी साइंस के क्षेत्र में यहाँ प्राचीन परंपराओं पर आधारित ज्ञान,
इस्लामिक और यूरोपीय प्रभाव से उत्पन्न विचारों का समागम देखने मिलता है। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञों में श्रीधर का गणित सार और भास्कराचार्य का लीलावती ग्रंथ देखने मिलता है। मध्यकाल में आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा समग्र और भाव प्रकाश जैसी कृतियों की रचना हुई थी। अब आयुर्वेद को पर्याप्त संरक्षण न मिल पाने के कारण इस समय मध्यकाल में आयुर्वेद और औषधि पद्धतियों का अच्छे से विकास नहीं हुआ। सारंगधर के द्वारा रचित सारंगधर संहिता में अफीम को औषधि के रूप में उपयोग करने की बात की गई थी। फिर 17वीं शताब्दी में मोहम्मद मुनीन द्वारा रचित फारसी ग्रंथ तुहफत उल मुमीनिन, इसमें विभिन्न चिकित्सकों के मत का वर्णन है। फिर मध्यकालीन रसायन विज्ञान की बात करें तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बावरी में तोप के गोलों को बनाने का वर्णन है। मतलब इस समय बारूद और बंदूकों का प्रयोग होता था। वहीं आइन ए अकबरी में अकबर के इत्र कार्यालय के नियमन का वर्णन है। इस समय गुलाब से इत्र बनाया जाता था, जिसे बनाने का श्रेय नूरजहां की मां असमत बेगम को दिया जाता है। आगे स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति हुई थी मध्यकाल में, जहां ताजमहल जैसी इमारतें देखने मिली। यातायात के क्षेत्र में अफगान शासक शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत फेमस है। अब जहांगीर द्वारा रचित तुजुक ए जहांगीरी में पशुओं की 36 प्रजातियों का वर्णन है। मतलब उस समय जीव विज्ञान का भी विकास था। और जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर में नक्षत्र विषयक वैद्यशालाएं बनवाई गई। मतलब खगोल विज्ञान भी विस्तारित था। तो ये था मध्यकाल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो एक एक करके भारत के विज्ञान ने किस तरह से प्रगति की, यह चीज मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए एक बार। तो अब भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतिविधियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च स्तरीय शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यम और गैर लाभकारी संस्थानों आदि के माध्यम से संचालित होती हैं। तो सबसे पहले इन्हीं प्रयोगशालाओं, संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1911 में IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हुई थी, जिसे वर्ष 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के रूप में पुनः नामित किया गया। ICMR भारत में आयुर्विज्ञान अनुसंधान के निष्पादन, समन्वय और प्रोत्साहन का कार्य करता है। ICMR की शोध प्राथमिकताएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, जिसमें सम्मिलित हैं संचारी रोगों पर नियंत्रण और उनका चिकित्सा प्रबंध, प्रजनन क्षमता नियंत्रण, स्वास्थ्य सुरक्षा वितरण के लिए वैकल्पिक नीतियों का विकास, कैंसर, अंधता, मधुमेह और चयापचय तथा रुधिर विकारों जैसे प्रमुख असंचारी रोगों पर अनुसंधान, मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान और पारंपरिक औषधियों सहित औषधि अनुसंधान आदि इसके कार्य क्षेत्र हैं। अब ICMR के द्वारा रिटायर्ड साइंटिस्ट और शिक्षकों को इमेरिट्स साइंटिस्ट का सम्मान प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे जैव आयुर्विज्ञान के विशिष्ट विषयों पर शोध कार्य जारी रख सकें। अब अगली संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इससे पहले द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था। ICAR सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR भारत में बागवानी, मत्स्यन, पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। अब देश भर में फैले 101 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ICMR ने हरित क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी की वजह से 1950-51 के बाद से लेकर अब तक देश में खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना, बागवानी फसलों में 9.5 गुना, फिशरीज में 12.5 गुना, दुग्ध उत्पादन में लगभग 8 गुना और अंडे उत्पादन में 38 गुना की वृद्धि हुई है।
अब ICAR ग्रामीण गरीबों की आजीविका निर्भरता कम करने और सम्यक कृषि वृद्धि में तीव्रता लाने के लिए अपनी अनुसंधान गतिविधियों की लगातार समीक्षा कर दीर्घकालिक अनुसंधान कार्य नीतियों का विकास कर रहा है। अब किसान एक ऐसा समुदाय है जिस पर जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव होता है, इसीलिए विजन 2020 के तहत ICAR प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान ढूंढता है। ICAR की भावी योजनाओं में गतिशील कृषि की चुनौतियों का सामना करना शामिल है ताकि अवसरों का उचित लाभ उठाया जा सके और कृषि वृद्धि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को सकारात्मक वृद्धि में बदला जा सके। अगली संस्था है CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे फाइनेंशियल एड प्रोवाइड होती है। CSIR रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, महासागर विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, औषधि, बायोटेक्नोलॉजी और नैनोटेक्नोलॉजी से खनन, एविएशन, उपकरणन, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के व्यापक विषयों और क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके सामाजिक प्रयासों में पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य, आवास, ऊर्जा, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र को टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना आता है। इसके अलावा यह वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन विकास में भी भूमिका निभाता है। CSIR का प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान और विकास उपलब्ध कराना जिससे भारत की जनता को अधिकतम आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ होता रहे। CSIR प्रतिवर्ष औसतन लगभग 200 भारतीय पेटेंट और 250 विदेशी पेटेंट फाइल करता है। इसके लगभग 13.86% पेटेंट को लाइसेंस प्राप्त हैं, जो वैश्विक औसत से भी अधिक है। अगली संस्था है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन कार्य करता है। DRDO तीनों रक्षा सेवाओं की अभिव्यक्त गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणालियों और उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जिसमें यह रक्षा प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए समर्पित है। अब DRDO का विजन है कि विश्व स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधार की स्थापना के द्वारा भारत को समृद्ध बनाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधान से सुसज्जित कर रही हमारी रक्षा सेवा में निर्णायक बढ़त प्रदान करना। अब इसके कार्यों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा सन 1999 में DRDO पुरस्कार की स्थापना की गई। इस योजना में कुल 17 पुरस्कार हैं। अब आगे आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो DST की स्थापना 1971 में हुई थी। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और इसको बढ़ावा देने के लिए एक नोडल विभाग की भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण, कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति से संबंधित मामलों, जैव उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और अनुप्रयोग से जुड़ी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अपने अनुसंधान संस्थाओं और प्रयोगशालाओं के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विषय से संबंधित मंत्रालय और विभाग के साथ तालमेल स्थापित करना होता है और यह वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संघों और निकायों के लिए समर्थन और अनुदान सहायता भी प्राप्त करवाता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही विज्ञान प्रसार नामक एक स्वायत्त संस्था भी मौजूद है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यह इस विभाग के कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और प्रचार प्रसार करना आदि इसके कार्य हैं। यह विज्ञान प्रसार समसामयिक विषयों पर आधारित एक विज्ञान पत्रिका ड्रीम 2047 का प्रकाशन भी करता है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, DSIR। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। DSIR के पास स्वदेशी प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास, उपयोग और अंतरण से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने का अधिकार होता है।
DSIR का उद्देश्य अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का विकास करना, प्रयोगशाला पैमाने पर अनुसंधान और विकास के त्वरित व्यवसायीकरण का उत्प्रेरण करना, कुल निर्यात में प्रौद्योगिकी गहन निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाना, औद्योगिक परामर्श और प्रौद्योगिक प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत बनाना, साथ ही उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल सूचना नेटवर्क स्थापित करना आदि इसके कार्य हैं। अगला आता है DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में हुई थी। DBT का प्रमुख कार्य जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में नई सफलताएं अर्जित करना है। DBT के मैंडेट में जैविक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में सहयोग करना, विश्वविद्यालय और उद्योगों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, जैव सुरक्षा निर्देशों को तैयार करना, कोशिका आधारित टीकों का विनिर्माण और अनुप्रयोग करना, उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना करना, अनुसंधान विकास और उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना, ये सभी DBT के मैंडेट में आते हैं। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो DAE की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत 3 अगस्त 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में एक्सेलरेटर्स, लेजर्स, सुपर कंप्यूटर, प्रगत सामग्रियां और यांत्रिकरण का विकास करना और उद्योग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के अंतरण को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टर्स का निर्माण और प्रचालन करना, कृषि, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों में लेज़र टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, प्रजनक रिएक्टर और थोरियम रिएक्टर के विकास के माध्यम से नाभिकीय विद्युत के योगदान को बढ़ाना और नाभिकीय ऊर्जा तथा विज्ञान के संबंध में अग्रणी क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान करना और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देना, ये सभी कार्य डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हैं। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो DOS की स्थापना 1972 में हुई थी और 1972 में ही इसरो को इसके अंतर्गत ला लिया गया था। इसरो की स्थापना पहले ही अगस्त 1969 में हो चुकी थी। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नीति निर्धारित करता है और उनके क्रियान्वयन पर नजर रखता है। अंतरिक्ष विभाग इन कार्यक्रमों को मुख्यतः इसरो, PRL या भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, NARL या राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र तथा सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के माध्यम से क्रियान्वित करता है। अब 1992 में भारत सरकार के स्वामित्व में ही एक कंपनी के रूप में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए स्थापित किया गया। अंतरिक्ष विभाग और इसरो का मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलोर में है। अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रही अन्वेषण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसरो का विजन है। चलिए अब देखते हैं कि भारत में विज्ञान नीति या साइंस पॉलिसी की नींव कैसे रखी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई। भारत में वैज्ञानिक नीति संकल्प या साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1950 द्वारा विज्ञान तथा इसके सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के संवर्धन, प्रोत्साहन और इसके अस्तित्व को बनाए रखने पर बल दिया गया। फिर जनवरी 1983 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति प्रस्तुत की थी, जिसके उद्देश्य में प्रौद्योगिकी संबंधी कुशलता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, लोगों को न्यूनतम लाभ रोजगार उपलब्ध कराना, परंपरागत निपुणता को व्यावसायिक रूप प्रदान करना और कम से कम पूंजी से अधिक विकास का प्रबंध करना, उपकरणों और टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना, ऊर्जा की बचत और संरक्षण करना तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रसार करना आदि इस नीति में सम्मिलित थे। फिर 2003 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक साथ लाई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया इसमें, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का भी नारा दिया। फिर आगे नवोन्मेष नीति की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें नवोन्मेष से मतलब ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित समाधानों से है जिन्हें अर्थव्यवस्था अथवा समाज में सफलतापूर्वक
परिनियोजित किया जा सके। और इसी के चलते भारत ने 2010 से 2020 के दशक को नवोन्मेष दशक घोषित किया। और इसी के चलते साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष नीति 2013 की घोषणा की गई। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी कि यह समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने, युवाओं में विज्ञान के अनुप्रयोग के लिए कौशल को बढ़ावा देने, इस क्षेत्र में उनके करियर को आकर्षित करने, अनुसंधान और विकास को विश्व स्तरीय ढांचा प्रोवाइड करने, वर्ष 2020 तक भारत को 5 बड़ी वैज्ञानिक शक्तियों के बीच खड़ा करने के लिए ये कार्यरत थी। इसके अलावा अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना, नई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को स्थापित करना और संसाधनों के बेहतर उपयोग से कम लागत की नवीकरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान से संपदा संवर्धन के कार्यक्रम को मान्यता देने वाली सोच और मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देना और एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली की स्थापना करना, ये सारी इस नीति की विशेषताएं हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि हमारे भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पंचवर्षीय योजनाओं का दौर किस तरह से रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच देश भर में सर्वप्रथम प्रयोगशालाओं और शोध संस्थाओं की स्थापना की गई। इन संस्थाओं में शोध सुविधा विहीन लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को लाभ पहुंचाने की नीति अपनाई गई। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में मौजूदा वैज्ञानिक सुविधाओं को और अधिक उन्नत बनाते हुए सभी शोध संस्थानों से प्राप्त शोध निष्कर्षों को राष्ट्रीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजित किया गया। साथ ही शोध संस्थाओं के क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय संस्थानों के बीच तालमेल स्थापना को बढ़ावा दिया गया और सरलता तथा मानकीकरण के लिए मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS पद्धति अपनाई गई। इसी पंचवर्षीय योजना में पहली विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1958 आई थी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आता है, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के बीच का अंतर पाटने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई गईं, जिसमें शोध संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना और उनका विकास करना, विश्वविद्यालयों में बुनियादी विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध पर विशेष ध्यान देना, शोध फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसे कार्यक्रम शोधार्थियों के लिए चलाना और उन्हें प्रशिक्षण देना, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के विकास और विनिर्माण में शोध कार्यों को बढ़ावा देना तथा विभिन्न सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच शोध कार्यों और गतिविधियों के लिए तालमेल स्थापित करना आदि कार्यों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें औद्योगिक शोध और औद्योगिक विकास के समन्वय को स्थापित करने की बात की गई। इसमें प्रौद्योगिकी विकास के अतिरिक्त इस्पात, रसायन, उपकरण आदि जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। फिर आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों के विकास पर बल दिया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना में ही तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन संचालित हुआ और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1969 में इसरो की स्थापना के साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी महत्व दिया गया। फिर आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े शोध और प्रौद्योगिकी के कार्यों को समन्वित करने की बजाय अलग अलग चर्चा करने के विचार पर बल दिया गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही कृषि क्षेत्र में कीटनाशक उपयोग, ड्राई फार्मिंग और सहायक उपकरणों के विकास पर ध्यान दिया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, बायोगैस तकनीक, पवन ऊर्जा आदि क्षेत्रों में प्रयास प्रारंभ किए गए और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े विभिन्न प्रयास किए गए, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली निस्सैट NISSAT की स्थापना भी की गई। फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में बुनियादी विज्ञान और तकनीकी सुविधाओं में सुधार के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। आधुनिक क्षेत्रों जैसे प्लाज्मा भौतिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आदि में व्यापक अनुसंधान के लिए योजनाएं बनाई गईं। छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही 1983 में दूसरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई थी।
आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। 7th 5 ईयर प्लान में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों और आधुनिक जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और आधुनिक अंतरिक्ष तकनीकी जैसे नवीन क्षेत्रों पर जोर दिया गया। साथ ही खाद्य उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया और इसी योजना के आरंभ में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी। अब है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। इस योजना में शोध और विकास कार्यों में निवेश के माध्यम से डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के विकास और नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में जोर दिया गया। इस योजना में जहां एक तरफ जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं पेयजल, खाद्यान्न, पोषाहार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, शिक्षा, ऊर्जा, वस्त्र और रोजगार आदि पर ध्यान दिया गया था और आत्मनिर्भरता की बात की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आणविक ऊर्जा जैसे उच्च प्रौद्योगिकी प्रक्षेत्रों में विकास को महत्व दिया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रक्षेपण यानों और उपग्रह के निर्माण में आत्मनिर्भरता और अधिकतम स्वदेशीकरण की परिकल्पना अपनाई गई। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में भारत में जनसंख्या नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हरित पर्यावरण तकनीकी, शैक्षणिक संस्थाओं में नई प्रबंधन तकनीकी और बौद्ध संपदा अधिकारों जैसे एकेडमिक एनवायरनमेंट के निर्माण की बात की गई थी। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदाओं के नियंत्रण, बचाव और अनुमान के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने, उन्हें रोजगार प्रदान करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी बात की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही कृषि आधारित उद्योगों के विकास, ऊर्जा, यातायात, संचार जैसे आधारभूत क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया। फिर आई 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सशक्तिकरण की बात की गई थी, जिसके तहत बुनियादी अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रक्रम का विकास करने की बात की गई थी। इसके अलावा वैज्ञानिक मानव शक्ति के दायरों को विस्तृत करना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना और युवा वर्ग को विज्ञान में आजीविका के लिए आकर्षित करना इसके अन्य उद्देश्य थे। और आगे कुछ चुने हुए राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम को मिशन के रूप में संचालित करना और उच्च शिक्षण केंद्रों और संस्थाओं में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसके कार्य थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही विज्ञान और अभियांत्रिकी शोध परिषद SECR के स्थान पर संसद के अधिनियम के माध्यम से एक स्वायत्त वित्तीय निकाय NSEB राष्ट्रीय विज्ञान और अभियांत्रिकी बोर्ड की स्थापना की गई और कुछ अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की गई थी, जो हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया अहमदाबाद, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स कल्याणी। इन सभी संस्थाओं की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई। अब इसके बाद आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसमें एक ऐसे ढांचे के विकास पर जोर दिया गया जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, अनुसंधान और कॉरपोरेट क्षेत्र को साथ लेते हुए समावेशी, त्वरित और टिकाऊ विकास पर ध्यान देने की बात की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज में सकल घरेलू उत्पाद की भागीदारी 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान 50% किया गया। फिर जनवरी 2013 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 लाई गई। आगे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिला पुरुष समानता को प्रोत्साहित किया गया। स्वास्थ्य, जल और खाद्य पदार्थों के साथ विभिन्न विकास संबंधी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के अभियानों और चुनौतियों के कार्यक्रम आरंभ किए गए। फिर जलवायु मॉडलिंग, मौसम पूर्वानुमान, स्पेस टेक्नोलॉजी, नाभिकीय अनुप्रयोगों, भूकंप अनुरूपण आदि से जुड़ी उच्च टेक्नोलॉजी के विकास की बात की गई। फिर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विजन और बहुआयामी कार्यनीति के जरिए भारत के ई विकास की बात की गई। तो ये थी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं और उनके अंतर्गत हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। अब अगले टॉपिक में टेक्नोलॉजी विजन 2035
या प्रौद्योगिकी विजन 2035 की बात करते हैं तो 3 जनवरी 2016 को 103rd भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 का अनावरण किया और इस दस्तावेज को टाइफैक के चेयरमैन और न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोफेसर अनिल काकोडकर के निर्देशन में तैयार किया गया है। टेक्नोलॉजी विजन 2035 का लक्ष्य है सुरक्षा, समृद्धि में बढ़ोतरी और प्रत्येक भारतीय की अस्मिता को सुनिश्चित करना। इसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं के संबंध में दस्तावेज में हमारी आकांक्षाओं और विजन वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में 12 विशेषाधिकार, 6 व्यक्तिगत और 6 सामूहिक का उल्लेख हुआ है जो सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत स्वच्छ वायु और पेयजल, खाद्य और पोषण सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा और सार्वजनिक स्वच्छता, 24/7 बिजली, बेहतर आवास, बेहतर शिक्षा, आजीविका और सृजनात्मकता के अवसर प्रदान करना आता है। सामूहिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत सुरक्षा और तेज आवागमन, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा, सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता, पारदर्शी और प्रभावशाली शासन, आपदा और जलवायु लोच तथा प्राकृतिक संसाधनों का पारिस्थितिकी अनुकूल संरक्षण आदि जैसे कार्य आते हैं। अब बात करते हैं द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के बारे में। ISCA या भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1914 में 2 ब्रिटिश रसायनविदों JL साइमनसन और PS मैकमोहन की पहल पे हुई थी। 1914 से ही भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा ही विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता रहा है। भारत में आधुनिक विज्ञान को आगे बढ़ाना, समाज के विकास के लिए इसका उपयोग करना आदि इस संस्था की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं। इसकी पहली बैठक एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के परिसर में 15 से 17 जनवरी 1914 के दौरान हुई, जिसके अध्यक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति माननीय न्यायमूर्ति सर आशुतोष मुखर्जी थे। फिर 2019 में 106th बैठक 3 से 7 जनवरी 2019 के बीच हुई। यह जालंधर पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई थी और इस वर्ष विज्ञान कांग्रेस की थीम थी भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी बातें थी भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। अब लेक्चर ना थोड़ा लंबा हो गया है तो इसलिए मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम भारतीय वैज्ञानिकों और विज्ञान के संबंध में दिए जाने वाले पुरस्कारों की भी बात करेंगे। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।